हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। थैंक यू वेरी मच अगर आपने वीडियोस को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड इन केस आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि ऐसे वीडियोस लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस वीडियो से हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए और साथ में आरओ का जो एग्जाम होने वाला है दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे। देखिए, GS1 जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, सबको यहाँ पर कवर करेंगे। और आपको पता है आरओ में भी वो चीज हमारी सेम हमको पढ़नी है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही आपके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है। मेरा प्रयास रहेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है, साथ में करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और इन केस उन टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, इसको देखिएगा। अगर आपको कोई चीज लगती है तो बिल्कुल अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपको लगे कि कोई चीज हम ऐड कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। एंड साथ में पहले मैंने बोला था कि हम एक प्रीलिम्स के लिए एक नया ग्रुप शुरू करने वाले हैं, तो उसको अभी फिलहाल के लिए मैंने होल्ड कर दिया है। अभी ये सीरीज करते हैं, ये फ्री है, सब लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसको देखिए एंड देन देखते हैं थोड़े दिनों के बाद अगर हमें वो सीरीज, वो जो ग्रुप है वो शुरू करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड ये जो सीरीज रहेगी इसके वीडियोस आपको रोज नहीं मिलेंगे, एक दो दिन के गैप पे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं देती रहूं। और बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। एक लाइक का बटन आपका और फिर वो मेरे मोटिवेशन का काम कर सकता है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके रिव्यूज हो, आपको लगता है हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। एंड आज का ये पहला वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए। और साथ में मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि इसको जो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ अगर ट्रिक्स हो सकती हैं, आप उसको एक बार, अगर कोई पोर्शन आपका पढ़ा हुआ भी है तो आप उसको अगर देख रहे हैं तो आपको वो लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए और आप उसको भूले नहीं, राइट। तो थोड़ा सा इसमें मैंने ये भी प्रयास किया है कि आप लोग लर्न भी कर सके साथ में, ठीक है। तो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, जो पहला टॉपिक हो जाता है हमारा, ये हो जाता है अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, पॉलिटी की किताब में आप इसको पढ़ चुके होंगे, राइट। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी। और नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि ट्रिक्स भी साथ में बताती रहूँ। और इसके साथ ही इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में इनसे संबंधित क्वेश्चंस आए हैं यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो शेड्यूल्स अगर हम देखें तो इनिशियली शुरुआत में जब संविधान बना था तो 8 थी, ठीक है। उसके बाद समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन हुए और इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 12। तो 12 अनुसूचियां यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं जो हमें रटी होनी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल जो है उसका संबंध किससे है, ठीक है। जब तक हमको एकदम टिप्स पर नहीं होगा तब तक हम भूलते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, राइट। तो देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है इसका संबंध है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सब चीजें नहीं देखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट पर क्या आती है, स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में। सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के बारे में जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है, उसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो अब आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। अब आर्टिकल्स, इनसे संबंधित कौन से हैं आर्टिकल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, इतने रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी बस एक बार इनको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हो जाते हैं पहला आर्टिकल और चौथा आर्टिकल, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल से संबंधित। इनको एक बार देख लीजिएगा, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है। फिर आते हैं हम सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है। देखिए, एस से क्या है, सेकेंड, और एस से क्या है, सैलरी, ठीक है। तो सेकेंड शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, सैलरीज की, ऐसे याद रखिएगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सबके बताए हुए हैं। कुल मिलाकर उनकी सैलरी से संबंधित ही चीजें,
तो अगर आपकी सैलरी दिमाग में होगा तो ये सारी चीज़ों से आप टिक कर सकेंगे। वही हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे भी लर्न कर सकते हैं एस से सेकेंड और एस से सैलरी, याद रहेगा उनको। अब किसकी किसकी ये सब बातें की गई हैं, भत्तों की, परिलब्धियों की, विशेषाधिकारों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये पूछ लेंगे। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा पैरेलल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हो गए हमारे प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ हो गए गवर्नर, ठीक है। इधर हो गए हमारे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप लोग अपने नोट्स में बना भी लीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। अदरवाइज ऐसे सिर्फ ऐसे नाम पढ़ते रहेंगे लंबा लंबा लिखा हुआ, तो सब कुछ स्किप हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ गए आपके राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। सिमिलरली अब हम इधर आएंगे, यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर आ जाएंगे और डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे, ठीक है। जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सीएजी, कैग। आपको पता है स्टेट का भी ऑडिट कैग के द्वारा ही होता है। इधर हमारी ये चार आ गई, इधर चार आ गई, नीचे कैग, दोनों क्लियर हो गए। स्टेट में ऐसा कुछ नहीं कि कोई कैग के पैरेलल बॉडी हो, राइट। तो इस तरह से एक फिगर बना के रख लीजिए जहां पर नोट्स हो, तो आपको याद रहेगा किसकी किसकी सैलरी और अलाउंसेस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ गवर्नर हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, हाई कोर्ट के हमारे जजेस, और फिर आ जाता है कैग, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले ही नाम मैंने बोले हैं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित आर्टिकल्स दे दिए, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। बाकी आपको पता है, जब आप चीज़ों को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो आपको पता है कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, गवर्नर से संबंधित कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को इतना मत देखिए, क्योंकि जब ज्यादा सारी चीजें होंगी तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये नाम हमें पता होने चाहिए कि किसके अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। फिर आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो है हमारा, इसमें किससे संबंधित है? ओथ्स और एफर्मेशंस है, शपथ और प्रतिज्ञान के यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। देखिए थर्ड जो है ये किसकी बात कर रहा है? ओथ की, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर हम ओथ की बात कर रहे हैं। इसको अब इसमें किसकी किसकी ओथ की बात हो रही है, याद कैसे याद करेंगे इसको? देखिए मैं आपको ट्रिक्स बताती हुई चल रही हूँ, हो सकता है आपको शायद ट्रिक इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको लगे अरे मैम ने ये तो नहीं बताया, हमें तो ऐसे याद है या वैसे याद है। वैसे भी आप लर्न कर सकते हैं। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लर्न कर पाते हैं, उनके लिए ट्रिक्स हैं, ठीक है। ट्रिक में आप कैसे लर्न कर सकते हैं? ओथ, ओथ की स्पेलिंग में भी टी आ रहा है, ठीक है, और हमारा ये थर्ड स्केड्यूल है, तो जहां पर टी टी आ रहा है उस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। ओथ जो है वो थर्ड स्केड्यूल का है, ठीक है। टी एच आ रहा है थर्ड स्केड्यूल में भी और ओथ में भी आ रहा है। थ वर्ड से एंड हो रहा है वो, और थ से शुरू हो रहा है थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने एक बार दिमाग में बैठा लिया तो आपको याद रहेगा, राइट। तो आप देख लेते हैं किसके किसके ओथ और एफर्मेशंस की यहाँ पर बात की गई है, उनको देख लेते हैं। देखिए सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया ना, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। एक तरफ हो जाएंगे हमारे मिनिस्टर्स यूनियन के और दूसरी तरफ हो जाएंगे स्टेट के मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स जो हमारे पार्लियामेंट के हैं, और उसके बाद हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यानी कि एमएलएज और एमएलसीज। फिर हो जाएंगे, सॉरी, कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन होंगे। पहले हम देखेंगे जो भी कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो आएंगे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे एमएलएज और एमएलसीज इधर, और साथ में एमपीज इधर, ठीक है। फिर हम देखते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट के भी यहाँ पर ओथ्स और अफर्मेशन है। फिर हमारा कैग आ गया, राइट। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा सेम हो जाएगा सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। और ऊपर वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर प्रेसिडेंट वगैरह की बात हो रही थी, जहाँ पर सैलरी की बात हो रही थी, प्रेसिडेंट, गवर्नर और इन लोगों की बात हो रही थी। यहाँ पर
मिनिस्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान देंगे, ऐसे ही बना लीजिएगा रफ उसमें, तो याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में बात की गई है कि राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा होती है, इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एलोकेटेड है प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल जो है ये किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा में सीट से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में बात कर रहे हैं राज्यसभा की सीट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सब याद है तो ये वाला हमारे, हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ सकता है। उसके बाद फिर आते हैं हम फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल्स में। देखिए शेड्यूल्स या स्केड्यूल्स अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तो उसको प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक बार एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था कि मैम स्केड्यूल्स बोल रही हैं, तो थोड़ा सा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश एक्सेंट का, ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस होता है, तो मेरी आदत है कि दोनों चीजों में कुछ भी निकल रहा है। ठीक है, तो प्लीज इस पे कमेंट मत कीजिएगा। अब फिफ्थ शेड्यूल देख लेते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजंस रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1। और सिक्स्थ जो है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रिंग ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि जो छठी अनुसूची है वो केवल इन चार राज्यों में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है, और पांचवी अनुसूची में सबकी बात हो रही है इनको छोड़कर। ठीक है, तो इनको जो छठी अनुसूची वाले हैं इनको हमें लर्न करना है नाम। ठीक है, इनका नाम कैसे लर्न कर सकते हैं? इनको हम मैप के थ्रू लर्न कर सकते हैं। अगर आप ऐसे यहाँ पर मैप बनाए, ऐसे कर कर ये बांग्लादेश हो जाता है, और ये मैप के थ्रू लर्न करिए। इस तरह से आपको मैप भी याद रहेगा और साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा असम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो जगह है वो हो जाती है मेघालय। तो असम के जस्ट नीचे आ जाता है हमारा मेघालय। ठीक है, मैप में अगर हम देखेंगे, ये हमारा पूरा असम है। ठीक है, ये वाला मैंने पहले बांग्लादेश बताया था, इधर बांग्लादेश मान लीजिए, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया, और उसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा कहाँ है? तो जो त्रिपुरा है वो ये हो जाएगा, जो इधर वाला त्रिपुरा है, और ये वाला हमारा बगल में इसके मिजोरम है। तो एक, दो और तीन और चार, इन चार राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही खराब डायग्राम बना दिया मैंने, ऐसे कर कर। ठीक है, ये जो असम है ये सबकी बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, बगल बगल वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर को टच करता है। ये हमारा बीच में जो मैंने बनाया है, अब डार्क कर रही हूँ, ये हमारा असम है, ये हमारा मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये हो गया मिजोरम। तो 1, 2, 3, 4 ये जो स्टेट्स हैं इनकी बात हो रही है छठी शेड्यूल में। देखिए इसके लिए आपके पास ट्रिक्स हो सकती है, कुछ मातम कर कर, मातमे करके, कुछ भी, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, ये हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसीलिए अगर आप मैप में देख लेंगे तो एक तो आपको लोकेशन याद रहेगी और ऊपर से आपको नाम भी याद रहेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है वो कौन सी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की जो तीन साइड से किसी विदेशी, किसी दूसरी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, वो हमारा त्रिपुरा हो जाता है। ठीक है, और उसके बगल में ये जो नीचे है वो आ जाता है मिजोरम। इसको याद रखना है आपको, तो इसको आप याद कर लेंगे आई होप। और इससे संबंधित आर्टिकल 244(2) है। देखिए आप 244 एक का सम करेंगे तो आएगा 5, और बात हो रही है फिफ्थ शेड्यूल की। 244 क्लॉज 2 का सम करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो देखिए सम कैसे करेंगे, 4 और 1, स्टार्टिंग वाले नंबर्स नहीं, लास्ट के दो, और 4 और 2 6। ठीक है, इस तरह से क्लॉज 2 जो है 244 का वो छठा हो गया, और जो क्लॉज 1 है वो पांचवें शेड्यूल से संबंधित हो गया। इस तरह से आप थोड़ा सा लास्ट के दो का सम कर कर रिलेट कर सकते हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जैसे, उनको हम बाद में देखेंगे। राइट, तो फिफ्थ और सिक्स्थ हमारी शेड्यूल्स हो गई हैं। अगला आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से संबंधित आपको पता है
कि इसमें 3 लिस्ट की बात की गई है। कौन कौन सी 3 लिस्ट है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी ये तीनों लिस्ट हैं, इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246, राइट। अब ये जो यूनियन लिस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून कौन बनाता है? यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनमें कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कानून कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और अगर दोनों में कोई विवाद होता है तो फिर कौन बनाएगा? तो किसकी बात मानी जाएगी? जो बड़ा है। बड़ा कौन हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो आई होप ये आपको पता होगा। एक बार यहाँ पर आपने रिवाइज कर लिया। बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है, इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, और फिलहाल हो गए हैं 100 सब्जेक्ट्स। उसके बाद बात आती है हमारी स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? 66 सब्जेक्ट्स थे। जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं पुराने वाले लिखे हुए हैं, फिलहाल इसके सब्जेक्ट्स हो गए 61। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो रिड्यूस हो गए। उसके बाद हम देखें तो 7th शेड्यूल देखें, जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है पार्ट, उसमें 52 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें इंक्रीज हो गए। पहले 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए, राइट। तो याद रखिएगा, ये जो लिखे हुए हैं ये पुराने वाले हैं। अब सेंट्रल में 100 हो गए हैं, और ये 66 से डिक्रीज होकर 61 हो गया है, और ये 47 से इंक्रीज होकर कॉन्करेंट वाले 52 हो गए हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन शायद पूछ लिया जाए। पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन की बात की जा रही है, तो एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गया, जैसे एजुकेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए। एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का है। ठीक है, क्योंकि सारे हम तो सब्जेक्ट्स नहीं लर्न कर सकते, कुछ कुछ लर्न कर सकते हैं। एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में पढ़ेंगे, 1976 में। इसके माध्यम से कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। उसमें क्या था? एक एजुकेशन भी था। इसके अलावा एक फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स था, वेट्स और मेजर्स से संबंधित था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से संबंधित था। इसकी टेंशन मत लीजिए, इसको हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तब मैं इसको लर्न करने की भी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है कुछ और देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाता है कि जो डिफेंस है ये कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आएगा, तो डिफेंस वाला थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आना चाहिए। ये तो आसान हो गया। आर्मी पूछ लिया जाए तो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर पूछ लिया जाए, या फिर पुलिस पूछ लिया जाए, जो पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ये भी हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राइट। तो थोड़े थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वो हमें लर्न कर लेना है, राइट। फिर आगे देखते हैं, एक चीज और सुन लीजिए, मैरिज, अडॉप्शन, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। ठीक है, मैरिज और अडॉप्शन जैसे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। फिर हम देखते हैं 8वीं अनुसूची, यानी कि 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल में भारत में जो भी रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं उनकी पूरी लिस्ट है। इनिशियली अगर हम देखें तो ये 14 थी। ठीक है, बाद में बढ़कर इनकी संख्या इस लिस्ट में 22 हो गई है। अब इनसे रिसेंटली पूछा गया था, 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि हमको बताना था कि 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन था 2003 का, इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो अब हमको पता होना चाहिए कौन सी भाषा ऐड हुई थी। अगर हम कोई शॉर्ट ट्रिक भी बनाते हैं तब भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कहीं हम मैथिली और मणिपुरी में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि शब्द हमको सही से याद रहे, राइट। तो देख लेते हैं। फिलहाल पूरी 22 भाषाएं नहीं देखने की जरूरत है, थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, और इसमें भोजपुरी टाइप
की भाषाएं नहीं है, इसमें असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी है, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं इसमें सम्मिलित है। उसके बाद सबसे पहले 1967 में 1967 में जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, हिंदी तो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी से थोड़ा सिमिलर वर्ड है सिंधी। तो सबसे पहले जो लिस्ट में जोड़ा गया वो था हिंदी की तरह साउंड करने वाली भाषा सिंधी। ठीक है, देखिए, लर्न करने के लिए ऐसी ट्रिक्स बनानी पड़ती है ताकि हम याद रख सकें, अदरवाइज याद नहीं रहता है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन जो था उसमें ये हो गया। उसके बाद 1992 में 71st आता है, ये 21वां हुआ, फिर ये 71वां हुआ। ठीक है, ईयर्स भी याद रखने हैं हमको। इसमें हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने जोड़ा इसके लिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक लर्न कर सकते हैं? कौन मनी, कौन मनी। अब इससे कैसे लर्न करेंगे? कौन मनी अगर आपको लर्न होगा तो कौन से कौन मनी 2-4 बार बोलिए, कौन मनी, कौन मनी, तो आपको याद रहेगा कौन से कौन का नी टिक हो जाएगा और मनी से मणिपुर। ठीक है, और नी एंड में आ रहा है, नी से फिर नेपाली। ठीक है, नी से नेपाली, क्योंकि देखिए एन से कोई और भाषा नहीं है नेपाली के अलावा। राइट, तो कौन मनी याद रखेंगे तो कौन का नी, मणिपुरी, और नी आ रहा है तो नी से नेपाली। 3 भाषाएं कौन मनी से हमारी जोड़ी गई। पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, और जो 92nd का हुआ था 2003 में, इसमें 4 जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए, थोड़ी फनी ट्रिक लग सकती है लेकिन आपको याद हो जाएगा। सन थाली है तो आप बोल दीजिए सन, यानी अपने बेटे से कह रहे हैं सन थाली में बोल दो, सन थाली में बोल दो। आप बेटे से कह रहे हैं कि सन थाली में बोल दो। ठीक है, तो थोड़ा फनी है आई नो, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा। अब आपने अगर देख लिया तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो सन थाली अपने आप में एक भाषा हो गई है, में से मैथिली हो जाएगी। ठीक है, में से यहाँ पर मैथिली हो जाएगी, और आपको देखिए यहाँ पर मनी था और यहाँ पर मल था। ठीक है, तो आप जब थाली में पढ़ेंगे तो आपको ये मराठी है। ठीक है, तो मैथिली ही निकलेगा, और कोई भाषा में से नहीं निकल रही है। ठीक है, सन थाली में बोल, बोल से बोडो हो जाएगा, दो से डोगरी। ठीक है, सन थाली में बोल दो। इस तरह से इस ट्रिक को याद करिएगा तो आपको ये चारों नाम याद हो जाएंगे, और ये आखिरी में 2003 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ऐड हुए थे। राइट, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल। जो 9th शेड्यूल है ये हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, देखिए, ये जो है हमारा 9th शेड्यूल, ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन याद रखिए इसकी मैचिंग लैंड रिफॉर्म से होगी। ठीक है, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। उसके बाद ये जो लाया गया था उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा था, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जब सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि ऐसे बनाए गए थे, एक्ट्स लाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसको शून्य घोषित करो, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो ये जो नवी अनुसूची थी इसीलिए लाई गई थी कि इसमें हम वो वाले एक्ट्स डाल देंगे जो कि जिनको ये नहीं माना जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 1951 में जोड़ दिया गया था ताकि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के बात कहकर उसको शून्य न घोषित किया जाए उन एक्ट्स को। राइट, उसके बाद लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, ये लैंड रिफॉर्म्स के इसी में पॉइंट रखा गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IR कोहेलो एक केस है 2007 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके अंतर्गत जो भी लॉज होंगे वो ऐसा नहीं होंगे कि वो जुडिशियल रिव्यू उनका ना हो सके, यानी कि न्यायिक समीक्षा ना हो सके। इसका मतलब क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी जो है वो रिव्यू करे। कोई भी अगर एक्ट बनाया जा रहा है, कोई भी चीज करी जा रही है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको रिव्यू करे। ठीक है, उसको देखे वो सही है कि नहीं। तो ऐसा इन्होंने कहा इस केस में 2007 के कि ऐसा नहीं होगा कि जो भी नवी अनुसूची में लॉज लाए जाएंगे उनको आप
जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर कर दे, इनको भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा। राइट, उसके बाद आती है हमारी 10वीं अनुसूची जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से, यानी कि दल बदल कानून। जब नेता बहुत जल्दी जल्दी अपने अपने दल बदल रहे थे कि कभी हम चले गए एक पॉलिटिकल पार्टी में, फिर हम इधर चले गए, जैसे चुनाव में हमने इधर से जीता और उसके बाद हम तुरंत पार्टी बदल दी। ठीक है, इसी को रोकने के लिए कानून लाया गया था और ये 10th शेड्यूल में रखा गया था। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो एमपीज और एमएलए वगैरह होते हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है ये। और ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से, और इसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के द्वारा आया था। राइट, तो ये देख लिया हमने। ज्यादा एंटी डिफेक्शन लॉ और ज्यादा अमेंडमेंट के डिटेल में नहीं जाएंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आते हैं 11th शेड्यूल पर। ये जो है ये आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आया था, जिसके माध्यम से पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट किया जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था? 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें क्या क्या था? पंचायतों से संबंधित एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये सारे विषय जो थे यहाँ पर लाए गए थे। ठीक है, इनको जोड़ा गया था। पंचायतें जो है इन संबंध में अपने अपने कार्य कर सकती है इन विषयों से संबंधित। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था, पंचायतों से संबंधित ये 29 लेकर आया था अपने साथ विषय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल, इसके माध्यम से क्या किया गया था? म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। इनके पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित है। ये भी 1992 में आया था, और इससे संबंधित कितने आइटम्स जोड़े गए थे? जैसे अर्बन प्लानिंग हो गई, जिसमें टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब था। तो इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, 74th जो कि हमारा संबंधित था म्यूनिसिपैलिटीज से, इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। राइट, तो हमने ये अनुसूचियां लर्न कर ली हैं। आई होप आप लोगों को अब तक अनुसूचियों की मोटी मोटी सारी बातें लर्न हो गई होंगी। अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भले ही अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे लगे आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। राइट, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हैं? अब लागू हैं पूछ लिया है। अब अगर आपको मैप से याद है वो फिगर, तो आप सोचिए कहाँ पर होगा। ये हमारा हो गया असम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। यहाँ पर लागू है। तो क्या इनमें से किसी कोई नाम दिया हुआ है? त्रिपुरा दिया है, सिक्किम दिया है, नागालैंड, उपरोक्त सभी। त्रिपुरा आ रहा है कि नहीं? ये वाला है त्रिपुरा हमारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर मैप का फिगर है आपकी कि ये चारों जो लगातार हैं, इनको रखा गया है अनुसूची में, तो ये आप इसको त्रिपुरा यहाँ पर टिक कर लेंगे, 6ठी अनुसूची। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी 2023 में पूछा गया है। अब 2023 में है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि इसमें हमें सुमेलित बताना है कौन नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि तीसरी अनुसूची था, बताया था मैंने, 3rd और 4th, तो ये आपका टिक सही है। 8th अनुसूची जो है ये लैंग्वेजेस से, 8 अनुसूची लैंग्वेजेस से संबंधित है, ये सही है। 9th अनुसूची जो है ये हमने क्या देखा? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स दिया हुआ है, जो कि हमारा 4th अनुसूची थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 10th भी देख लेते हैं क्या है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हो गया ये हमारा। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2022 में आया था। ये फिर से मैचिंग करनी है हमको अनुसूचियों की। राइट, तो 3rd अनुसूची देख लेते हैं। थ ओथ हो गया,
ठीक है। फोर्थ किससे हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स हो गया। सेवेंथ क्या हो गया, सेवेंथ में लिस्ट दी हुई है तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया। एट क्या हो गया, लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, इस हिसाब से मैच कर लीजिएगा, ए का 2 होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डी नहीं होगा, ए का 2 होगा और बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, सी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2019 में पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम में। क्वेश्चन है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची पेश की गई थी या फिर जोड़ी गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर मोरारजी देसाई हिंदी में लिख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी। अगर आपको पता हो, नवी अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, याद आ रहा है। ठीक है, तो उस समय पर कौन थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इजी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत अगर लाया जाता है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल जो था ये काफी ज्यादा न्यूज में था, अगर आप लोगों ने फॉलो की हो 2022 की न्यूज, तो ये न्यूज में था। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्या पॉइंट होगा कि अगर किसी एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में लाया जाता है, जिसमें लद्दाख मांग कर रहा था फिफ्थ शेड्यूल में आने की। ठीक है, ये न्यूज थी, इसलिए ये चर्चा का विषय बना था। तो होगा क्या, ये प्रिवेंट करेगा ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, यानी कि इससे जनजातीय लोगों की जो भूमि है वो गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरण से रोका जा सकेगा। ये क्रिएट करेगा लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ये कन्वर्ट करेगा एरिया को यूनियन टेरिटरी में। इससे क्या होगा, ऐसे एरियाज डिक्लेयर हो जाएंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे जो जनजातीय लोग हैं इनकी भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, आप लोगों को चीजें लर्न हुई होंगी, समझ में भी आ गया होगा। राइट, और ऐसे ही मैं डिटेल वीडियोस लाऊंगी, और 2-3 दिन का गैप कर सकते हैं हम वीडियोस लाने में, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे, आप लोग लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो मैं अपने एफर्ट्स को और बढ़ाने की कोशिश करूंगी और रेगुलर वीडियोस हर दिन वीडियो को लाने की कोशिश करूंगी। राइट, तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।